सुकमा जिले में एक बार फिर सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को मार गिराया है। मौके से AK-47, SLR सहित कई हथियार भी बरामद हुए हैं। सुकमा की थाना VG के भंडारपदर कनेगुड़ा इलाका में माओवादियों को उपस्थिति का सूचना के आधार पर DRGM CRPF बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। आज सवेरे लगभग 10 बजे से अनेक बार माओवादी एवं DRG टीम के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 10 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई है। AK-47, इंसास, SLR सहित काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एवं अन्य हथियार भी घटनास्थल से बरामद की गए। अभी लगातार भी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के उपरांत और विस्तार से हम जानकारी बता पाएगा। जैसे माओवादी का आमतौर पर इस इलाका में जो कोंटा एरिया कमेटी, किस्टाराम एरिया कमेटी, प्लेटून नंबर 4 और प्लेटून नंबर 8 की उपस्थिति रहते हैं। लेकिन अभी शिनाख्ती कार्रवाई मुठभेड़ कंप्लीट होने के पश्चात की जाएगी, तत्पश्चात हमें और अतिरिक्त जानकारी मिल सकता है। अभी लगातार आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम, इस क्षेत्र में CRPF का तैनाती भी है और जैसे DRG के साथ मुठभेड़ होते तब उसके पश्चात CRPF पार्टी भी अभी रीइंफोर्समेंट के लिए आसपास क्षेत्र से रवाना किए गए थे। सर्चिंग कंप्लीट होने के बाद हमको विस्तार से और जानकारी प्राप्त हो सके। बड़ा हिस्सा में एक मुठभेड़ हुई थी, क्या उसे जोड़ के देखा जाएगा इससे? अभी डेड बॉडीज मिला, उसका शिनाख्ती होने के पश्चात ही हमको क्लियर जानकारी मिल पाएगा, मतलब इसमें कौन कौन सी कैडर उपस्थित रहा। लेकिन जिस इलाका में जो मुठभेड़ हुई है आमतौर पर जो किस्टाराम एवं कोंटा एरिया कमेटी, जो दक्षिण बस्तर डिवीजन माओवादियों का जो एरिया कमेटीज होते हैं और प्लेटून नंबर PLG 4 एवं 8 का उपस्थिति होते हैं। जैसा आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद हमको और अतिरिक्त जानकारी मिल सकता है। कल जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सीमा के जो उड़ीसा इलाका में मुठभेड़ हुई थे उसके क्या कुछ ताल्लुका थे, अभी इसके संबंध में जानकारी थोड़ा डिटेल बाद में पता चल पाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अडानी और धान खरीदी पर मीडिया से चर्चा की। भूपेश बघेल ने कहा कि कल का पूरा दिन अडानी के नाम रहा। अडानी और मोदी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा है और उसका प्रभाव भी कल देखने को मिला। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा कि नोटिस जारी अडानी को हुआ और जवाब कौन दिया? केंद्र में बैठी हुई सरकार के मंत्री और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इन दोनों की तरफ से बयान आया, लेकिन अडानी की ओर से कोई बयान नहीं आया। इसलिए जो आरोप लगा रहे हैं वे 100% सही हैं कि अडानी और मोदी एक हैं। कल का पूरा दिन अडानी के नाम था और कल राहुल गांधी जी ने, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं, अडानी और मोदी एक रहेंगे तो दोनों सेफ रहेंगे, ये उन्होंने कहा और उसका प्रभाव भी कल देखने को मिला। और जो राहुल जी ने कहा बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि नोटिस हुआ अडानी को US के कोर्ट से और जवाब कौन दिया? केंद्र में बैठी हुई सरकार के मंत्री और दूसरा भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, इन दोनों की तरफ से बयान आया, अडानी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, सत्य से सही हैं कि अडानी और मोदी एक हैं। और जैसे अडानी पे कोई बात आई तो तुरंत केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के सक्रिय हो जाते हैं। ये जीता जागता प्रमाण है। और दूसरा, उसी कड़ी में उन्होंने राज्यों पर भी आरोप लगा दिया। उसके सांसद प्रवक्ता ने भाजपा के कि 25,000 करोड़ छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट हुआ। ये 25,000 करोड़ आरोप तो ठीक लगा रहे हैं, लेकिन ये शासन है, वो समय है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। क्योंकि जितने भी खदान दिए गए, कोयला के खदान, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने दिया 2015 में। चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निरस्त हुआ राजस्थान के कोल ब्लॉक हों, उसे फिर से रिलोकेट किया गया और फिर से अडानी को MDO बनाया गया, परसा केते बसाम।
दूसरा, महाजन को जो महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब एमडीओ नियुक्त हुआ अडानी। छत्तीसगढ़ को जो खदान मिला था एमडीओ नियुक्त किया रमन सिंह की सरकार में। और अभी बाद में जो एसीसीएल के खदान है, जो भारत सरकार का उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम है एसीसीएल, उसके फायदेमंद कोयला खदान को बिना किसी टेंडर की कोई प्रक्रिया के सीधा अडानी को सौंप दिया गया। और 3 जो पावर प्लांट है, कोरबा वेस्ट, लेंको और ये यहाँ पर ये रायखेड़ा में जो जीएमआर का था पहले, ये तीनों को जो भारत सरकार के ही उपक्रम हैं जो नीलामी करती है उन्होंने किया। और बैंकों को भारी नुकसान के बाद ये तीनों प्लांट अडानी को गया। एनएमडीसी जो खदान है वो भी उसी समय ज्वाइंट वेंचर बना। रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब शिवरतन शर्मा उस समय माइनिंग के चेयरमैन थे और उनकी बैठक में जो खदान अलाट हुआ था राज्य सरकार को, लोहा खदान बेलाडीला में, दोनों के ज्वाइंट वेंचर बने एनएमडीसी और सीएमडीसी के, और दोनों ने मिलके एनसीएल बनाया और उसके बाद उस खदान को देने का काम एनएमडीसी के माध्यम से अडानी को गया, उसको एमडीओ बनाया, जबकि खुद सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक एनएमडीसी है। तो जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन या तो मोदी की सरकार ने उपकृत किया है या रमन सिंह की सरकार ने या देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने उसको उपकृत किया है। धान खरीदी पर सवाल उठाते हुए कहा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि धान खरीदी केंद्र की ये स्थिति है कि कभी सर्वर डाउन हो रहा है तो कभी धान खरीदी केंद्र में धान नहीं खरीद रहे हैं, कहीं कम धान खरीदने की बात सामने आ रही है। किसानों को ऐसे में काफ़ी नुकसान होगा और बहुत बड़ा छलावा किया जा रहा है। ये किसी प्रकार से तो सर्वर डाउन है, घंटों उसको खड़ा होना पड़ता है। तीसरी बात बारदाने की कमी। चौथी बात धान उठाने की जो नीति है उसमें बदलाव कर दिए हैं। अभी धान खरीदी केंद्र में खरीदी होगी, उसके बाद उसको संग्रहण केंद्र ले जाया जाएगा और उसके बाद उसको फिर राइस मिलर को देंगे। अभी राइस मिलर के साथ कोई एग्रीमेंट किसी राइस मिलर के साथ नहीं हुआ है। तो केवल बताने का अर्थ ये है कि सरकार धान खरीदना ही नहीं चाहती। और दूसरी बात ये है, 21 क्विंटल का बोर्ड लगा लिए हैं, लेकिन कहीं भी कोई किसान 21 क्विंटल धान नहीं बेच रहा है। या तो 20 क्विंटल बेच रहा है, बहुत अच्छा उत्पादन हो गया तो 19 क्विंटल बेच रहे हैं। और मुंगेली से खबर आई कि 16 क्विंटल बेच रहे हैं। कल मैंने पाली के ब्लॉक के किसानों के लिस्ट, मैंने उस गांव की लिस्ट बताया जिसमें 10 क्विंटल, 12 क्विंटल, 11 क्विंटल, 13 क्विंटल धान अनावारी रिपोर्ट बताए हैं। तो यदि 10 क्विंटल अनावारी बताए हैं तो 21 क्विंटल धान बेच नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि जो किसान हैं, उन गांव के किसान जिनका केवल अनावारी 10 क्विंटल कर दिया है, तो सीधा बात है उस किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपये का नुकसान होगा। ये भारी छलावा किया गया है राज्य सरकार की ओर से, विष्णुदेव साय सरकार की ओर से। और अभी गर्मी फसल भी लेने के लिए मना कर रहे हैं। एक तरफ विष्णुदेव साय जी अपने ट्विटर में कहते हैं किसी भी किसान को गर्मी फसल में धान लेने के लिए कोई रोक नहीं है, दूसरी तरफ उसके आदेश का अवहेलना करते हुए विभिन्न जिला के कलेक्टर आदेश कर दिए हैं, गांव-गांव में मुनादी हो गया है कि आप गर्मी फसल का धान नहीं ले सकते, आप धान के फसल लेंगे तो आपको 50,000 रुपये फाइन। तो इस प्रकार के मुनादी गांव-गांव में हो रहे हैं। तो किसान, ये कुल मिला के किसान विरोधी सरकार है।
इसकी नीयत नहीं है कि सरकार किसानों को सक्षम होते हुए देखना नहीं चाहते। और एक बात बहुत स्पष्ट बोल देता हूँ मैं कि ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऋचा मिश्रा जी आई हुई है, ऋचा शर्मा है, 5 साल बाद आई हैं अभी। मेरे शासनकाल में वो गई वो प्रतिनियुक्ति में भारत सरकार, लेकिन 5 साल में बड़ा परिवर्तन आ गया है। वो ये मानती है कि यहाँ इतना धान उत्पादन होता नहीं, रिसाइकिल होता है पूरा धान, और इसीलिए किसी राइस मिलर से एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। ये फरवरी में जाके करेंगे। फरवरी में धान उठा होगा तो अभी पिछले साल देखो 5 लाख क्विंटल धान पड़ा हुआ, उठाव नहीं हुआ है। इसके नाकामी कारण से अभी 45% चावल जमा नहीं हो पाया है पिछले साल का, अभी भी जमा नहीं हुआ है 45%, थोड़ा बहुत नहीं। 240 लाख मीट्रिक टन जो धान उत्पादन हुआ उसके मिलिंग के 45% चावल अभी तक के जमा नहीं हुआ है। इनके निकम्मेपन के कारण से, इनके गलतियों से, और उसका खामियाजा गरीब किसान भोगेंगे, क्योंकि अब एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि धान का उठाव नहीं होगा। अभी किसी जगह 1 सप्ताह हो गया धान खरीदी का, किसी जगह कोई ट्रक नहीं लगा है वो धान को उठाव करें। इसका मतलब ये है कि 1 सप्ताह में वो पूरा जो धान संग्रहण केंद्र है वो धान के बोरों से पट जाएगा। उसके बाद दूसरे सप्ताह में खरीदी बंद, क्योंकि धान का उठाव नहीं हुआ है तो खरीदी कैसे करेंगे। तो ये वैसे भी 35 दिन छुट्टी में बीत जाएगा, 45-47 धान खरीदना है, और इसी प्रकार से रोक करके धान नहीं खरीदना चाहते। तो ये जो इनका ये सोच कि छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन नहीं हो रहा है, तो ये छत्तीसगढ़ के किसानों का अपमान है। इन 5 वर्षों में जहाँ ऋण माफ़ी हमने किया, 2500 रुपये क्विंटल, 2600 और 2800 तक के धान खरीदी किए, उसका परिणाम ये है कि छोटे छोटे किसान हैं वो सक्षम हुए हैं, ट्यूबवेल लगाए हैं, पानी की व्यवस्था किए हैं, अच्छी खेती कर रहे हैं, और धान का उत्पादन 2 गाड़ा, 2.5 गाड़ा, 3 गाड़ा तक हो रहा है। मतलब यदि क्विंटल में कहूँ तो 24 क्विंटल, 30 क्विंटल और 36 क्विंटल तक के धान का उत्पादन हो रहा है, और ये अनावरी रिपोर्ट बना रहे हैं 10 क्विंटल का। तो ये कुल मिला के सरकार है किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, और किसानों को किसान विरोधी है सरकार है, और किसानों को फिर से वही रमन सिंह के सरकार के समय में जैसे किसान आत्महत्या कर रहे थे उसी प्रकार से मजबूर करना चाहते हैं। कोरिया जिले के बैकुंठपुर रेंज के सलबा बीट में 11 हाथियों का दल देखा गया है। ये दल बकीरा बहरा क्षेत्र में किसानों की धान की फसल को नुकसान पहुंचाने के बाद बीट सलबा के कक्ष क्रमांक 481 कंदाबारी में विश्राम कर रहा है। वन विभाग की टीम प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बनाए हुए हैं और ग्रामीणों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। हाथियों का विचरण है और हमारी टीम लगातार गश्ती करके लोगों को सतर्क कर रहे हैं, ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं, और हाथियों की निगरानी की जा रही है। जिधर भी उसका मूवमेंट रहता है उधर लगातार हमारी टीम, दिन में भी हम 2 आदमी रखे हुए हैं, और रात में हमारी 2 टीम हमारी लगातार गश्ती कर रही है। और आसपास के गांव मेको, सलवा, बकीरा ये सब गांव हैं, तो सारे गांव वालों को सतर्क कर दिए हैं। और ग्रामीणों से भी मेरी अपील है कि हाथियों के रास्ता को ना रोकें। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि रास्ता को हम रोक देते हैं। आज कंदाबारी नाम का एक जगह है, यहाँ पे वो हमारा जंगल है, वहीं हाथी है, और ग्रामीणों से मैं अपील करती हूँ कि फटाका ना फोड़ें, हाथियों का रास्ता ना रोकें, और किसी भी तरह से छेड़छाड़ करके परेशान ना करें, क्योंकि वन्य प्राणी अपनी सुरक्षा खुद करते हैं, और हमको भी अपनी सुरक्षा करनी है। हमको दोनों की सुरक्षा करनी है, जानवर भी सुरक्षित रहें और हमारे लोग भी सुरक्षित रहें। तो दोनों हम सुरक्षित रहें, और सभी लोगों से यही गुजारिश करती हूँ कि हाथी को भी सुरक्षित रखें और सभी लोग भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारी टीम लगातार गश्ती कर रही है। इसलिए लोगों से हमेशा बोलते हैं कि अपने अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें। और कई लोग घंटी बजा के या पटाखा फोड़ के परेशान कर रहे थे, और लगातार CSCB की टीम भी हमारे साथ गश्ती में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर सियासत जारी है।
पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज मीडिया से बातचीत में प्रदेश में शराबबंदी को लेकर सरकार के राम राज्य परिकल्पना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राम राज्य की परिकल्पना ये नहीं है। राम राज्य की परिकल्पना ये है कि भयमुक्त शासन चले। शराब परोसने की व्यवस्था पर रोक लगनी चाहिए। अगर सरकार शराब परोसने लगे तो कौन रोकेगा। राम राज्य की परिकल्पना को आगे बढ़ाने का काम धरातल पर करना चाहिए। जहां नशे का कारोबार बढ़ेगा तब अपराध भी बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जो बोलती है वो करती नहीं है। एक तरफ तो शराब परोसने का व्यवस्था पुख्ता ढंग से कानूनी तरीके से लोगों को शहर से लेकर के गांव तक उपलब्ध करा रही है, और दूसरी तरफ इसका विरोध भी कर रही थी, सरकार के ऊपर बहुत आक्रामक थे। राम राज्य का परिकल्पना ये नहीं है। राम राज्य का परिकल्पना यह है कि भय मुक्त शासन प्रशासन चले, और इस शराब वराब के लिए जो परोसने की व्यवस्था हो रही है इस पे रोक लगे, और जब सरकार ही जो लोगों को परोसना चाहेगी तो कौन रोकेगा। इसलिए आने वाला जनरेशन शराब में न डूबे, नशा के गिफ्ट में ना आए, इसके लिए राम राज्य की जो परिकल्पना है उसको धरती पे उतारने का, धरातल में उतारने का काम करे। शिक्षा को आगे बढ़ाए, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त रखे, कानून व्यवस्था को चुस्त करे, और ये जो जहाँ से अपराध बढ़ते हैं उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उस पर कड़ाई से रोकने का कोशिश करे। जहाँ पर नशा का कारोबार बढ़ेगा वहाँ अपराध बढ़ना संभावी है। धर्मांतरण को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि राजनीति में संवैधानिक व्यवस्था के तहत कानून बने हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सबको पूजा विधि मानने का संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई कानून को तोड़ता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार बहुत सारी बातें बोलती है लेकिन करती नहीं है। लोगों की भावनाओं को अपने पक्ष में करने बातें बोलते रहती है। देखिए, भारतीय राजनीति में यहाँ के भारतीय जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें सबके लिए कानून बने हैं। सबको फंडामेंटल राइट्स, संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर सभी को अपने सुविधा के अनुसार पूजा विधि मानने का सबको संवैधानिक अधिकार है, तो उसमें किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। अगर कोई इस कानून को तोड़ता है, इसके खिलाफ हम इसके विपरीत बोल रहे हैं कि ये कोई प्रलोभन दे के करता है, कोई दबाव दे करके करता है, कोई टेरर पैदा करके करता है, तो उसके लिए कानून बने हैं और कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई पहले भी होती रही, आज भी होगी, आगे भी है। वो तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में लगातार सामने आ रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने राज्य की साय सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की जवाबदारी कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की है। सरगुजा से बस्तर मध्य क्षेत्र राजधानी में हर दिन घटना हो रही है। घटनाओं से लोग चिंतित हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सरकार को नए सिरे से समीक्षा करने की ज़रूरत है। लोगों को लगना चाहिए कि सरकार उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित है। अपराध के नए नए तरीकों पर रोक लगनी चाहिए। किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जो जवाबदारी और चुनौती रहती है कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की। प्रदेश की सरकार की जवाबदारी है कि लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। उसमें जो भी आपराधिक तत्व सिर उठाने का कोशिश कर रहे हैं, सरकार को सीधा सीधा चुनौती दे रहे हैं, उन पर नकेल कसने की ज़रूरत है। और इस चीज़ की कमी दिख रहा है। सरगुजा से लेकर के बस्तर तक और मध्य क्षेत्र में भी, राजधानी में भी आए दिन रोज घटनाएं हो रही है। उस घटना से लोग चिंतित हैं, भयभीत हैं और अपराधियों का हौसला बुलंद है।
इसलिए सरकार को चाहिए कि इसमें नए सिरे से समीक्षा करे और जो एक ही जगह पर जमे हुए लोग हैं जिसकी प्रशासनिक क्षमता में हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, ऐसे लोगों का तो जवाबदारी थोड़ा सा बदलें ताकि सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो सके, लोगों को लगे कि सरकार चल रही है और सरकार हमारी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है और इस पर उनका नज़र है। लेकिन इसमें काफ़ी सारे गैप देखने को मिलते हैं। आए दिन रोज घटना और अपराध के नए नए तरीके, इस पे रोक लगाना जरूरी है।